सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ये है मेरे पास 2024 का जो रियल वाला एग्जाम हुआ था, है ना। उसमें आप लोग देखोगे यहाँ पे दिखेगा कि पहले मेरे लगभग जब मैंने आंसर की से चेक किया था तो 80 लगभग समथिंग आ रहे थे। फिर यहाँ पे पहली वाली आंसर की में 78 उल्टा दिख रहा होगा। फिर उसके बाद 76 हुआ, फिर एक और बढ़ा 77, ऐसे करके मतलब आगे पीछे हो रहा था। चूंकि मैं बताई थी आपको कि लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आयोग ने उलट फेर किया था, 3 डिलीट किए थे और 3 क्वेश्चन इधर से उधर किए थे, मतलब डबल आंसर सही किए थे। और वो 6 के 6 मेरे पहले से ही सही थे। तो ऐसे बच्चों के साथ जिनके पहले से सही रहते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को डिलीट कर देना आयोग के द्वारा, या फिर उन क्वेश्चन के डबल आंसर सही कर देना, ये थोड़ा सा हमारे साथ नाइंसाफी होती है। एनीवेज, मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपके सामने ही एनालिसिस करूंगी, आपके सामने ही क्वेश्चन करूंगी और आपसे ही पूछूंगी। आपको सभी जवाब मिल जाएगा कि कहाँ से कौन सी बुक से शुरुआत करें, कितने बेसिक से हमको शुरुआत करना पड़ेगा। बिल्कुल भी जरूरी नहीं, इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सब कुछ आएगा। पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहले मैं आज एनालिसिस करूंगी आपके सामने ही। फिर उसके बाद आपको बुक लिस्ट बताऊंगी। इस एनालिसिस के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में फिर सिलेबस डिकोडिंग होगी, सारी चीजें होंगी। और लेकिन बहुत ही एक होता है ना कि परत दर परत आगे आप धागे सुलझा दो, कि पहले एक गांठ खोलो फिर दूसरी गांठ खोलो, इस तरीके से आपको सारी चीज समझ आएंगी। तो यहाँ पे पहले मैं एनालिसिस करती हूँ। अगर मैं कोशिश करूँगी एडिट करते टाइम यहाँ पे साइड में, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ के बता रही हूँ, आपको स्क्रीन में दिखेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे जो मेरा सेट था, सेट नंबर सी है, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी मान सकते हैं, या चूंकि खनिज से आया हुआ है क्वेश्चन पहला रैंकिंग से, या तो इकोनॉमिक्स पर, ये ज्योग्राफी का है। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है, पहला क्वेश्चन। अब इसका आंसर है ओडिशा। इसका आंसर क्या है, ओडिशा, ठीक है। अगर लूसेंट, मैं कहाँ से ये देखो मैंने सही किए हैं, मतलब मैं जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ इस तरीके से, जो पहली बार में सही रहता है, एकदम कंफर्म रहता है, मैं इसको डबल टिक कर लेती हूँ। और पहले पेज में 7 क्वेश्चन थे, तो 7 के 7 मेरे पहले पेज में सही थे, ठीक है। तो वही पे ये सारा हिसाब किताब वही का है, मैं कंफर्म थी कि 7 के 7 मेरे सही है, छोटा सा मैंने वहाँ पे लिख लिया। पहला क्वेश्चन मेरा सही था। और सिर्फ कहाँ से मैंने पढ़ा था, जो लूसेंट के ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है, रैंकिंग वाला दिया रहता है, खनिज का अलग से दिया रहता है और साथ में कृषि का, अनाजों का अलग से दिया रहता है, फसलों का, ठीक है। तो वहीं से मैंने पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस में भी थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो, लेकिन आप पूरा देखना, और हो सकेगा तो स्पीड में बढ़ा के एडिट करके, ताकि थोड़ी सी वीडियो की लेंथ कम हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है 2021-22 में, या फिर इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। 21-22 में भारत का कौन से राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। अब ये हम 2-3 साल से लूसेंट में पढ़ रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल, आप रैंकिंग देखोगे तो पश्चिम बंगाल को हमेशा पहले तवज्जो दिया जाता है, सबसे प्रथम रैंक आती है। ये देखो पश्चिम बंगाल मैंने लगाया होगा, ठीक। 2 क्वेश्चन आसान आता है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा कहाँ गया से, एल नीनो ला नीनो से। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट पर प्रकट होती है, सीधे बिल्कुल सबको पता था, अगर जलवायु कोई पढ़ता तो ये सारी चीजें पढ़ता। और अलग से सिलेबस में हमें डिकोड किया गया है कि एल नीनो ला नीनो पढ़ना है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, बिल्कुल सही है। सिर्फ अगर हम लूसेंट पढ़ते तब भी हम ये सही करके आते। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, बिल्कुल नहीं। एल नीनो घटना हम हर 5 से 6 साल में या 7 से 8 साल में घटित होती है। और ला नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती है, ये भी सही। तो थर्ड वाला गलत है। 3 क्वेश्चन लगातार बहुत ही आसान, सिर्फ मैं लूसेंट करके सही करके आई। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सी सबसे लंबी नदी है, कावेरी है, ताप्ती है, नर्मदा एवं सोन। नॉर्मल नर्मदा, जो नदियों का हम चैप्टर पढ़ते कहीं से भी, किसी भी बेसिक बुक से, लूसेंट से ही अगर पढ़ते तो सही करके आते। फिर 5वां क्वेश्चन है कि 2021 में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था, तौकते चक्रवात था। और ये मैं लूसेंट वेसन से तो नहीं पढ़ी थी, इसको मैंने किसी बेसिक करंट अफेयर्स की बुक से पढ़ा था। बॉक्सेस दिए रहते हैं करंट अफेयर्स, कोई भी, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि बेसिक हर बुक में दिया रहता है। मेरे लिए कभी ये मैटर नहीं करता कि इस बुक से पढ़ो क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन आए। मेरे लिए ये मैटर करता है कि इस पतली सी बुक से पढ़ो क्योंकि यहाँ से 80 to 90% क्वेश्चन, ये 75% भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस पतली सी बुक को पढ़ो, कम पढ़ो पर ज्यादा आउटपुट निकले वहां से। तो इसको मैंने कहीं पे आई थिंक मैंने इसको भेजा भी था अपने मेंटरशिप वाले ग्रुप में, करंट अफेयर्स का कोई पेज भेजा था कि चक्रवात ये एक बार देख लेना। यकीन न मानो तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके देख लेना, वहाँ पे तौकते पश्चिमी तट पे आने वाले प्रमुख चक्रवात, क्योंकि हमारे सिलेबस में रिकॉर्ड है कि चक्रवात से क्वेश्चन आएंगे, और ये पूछा गया 2021 में आया हुआ, ठीक है। तो पश्चिमी तट के पूर्वी तट के 2 ही तट है हमारे भारत देश में, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हमको पढ़ना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर जनगणना से बार बार मैं बोलती हूँ, हाँ एक चीज और, कि हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मेंटरशिप है वो बहुत ही कम प्राइस में है। 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि 500 तक के लिए ये ऑफर प्राइस है। और इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स कराए जाएंगे वहाँ पे, लगभग 25 से 30, जहाँ से आना तय है, मतलब लगभग आप समझ लो कि 40 से 50 या 45 क्वेश्चन, तो वहाँ से उन टॉपिक से आना क्वेश्चन तय के तय है, वहाँ से आने ही है क्वेश्चन। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आपको डेली टारगेट मिलेगा, आप भटकाओं से बचोगे। जो ये 3 महीने आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप तुरंत स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अगर आप मेरा मेंटरशिप बैच लेना चाहते हो तो आप जरूर लें, और साथ में आप टेस्ट सीरीज भी सबसे कम प्राइस में, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे कि आपको समझ आएगा कि किस पैटर्न पे हमारा ये पेपर आ रहा है, ठीक है। तो जनगणना से क्वेश्चन आया था 6वां, बहुत ही आसान, कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल भी जनसंख्या से डीप क्वेश्चन नहीं आया, एकदम आराम से पढ़ते जनसंख्या, और वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आने फिक्स है। फिर 7वां है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के क्रम में आधार के अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में लिखे। अब ये सोचो ऐसे वाले क्वेश्चन, चूंकि हिंदी मीडियम था मेरा, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो मैंने देखो ये सजाया हुआ था कि सबसे पहले अनाई मुदी है, फिर गुरु शिखा था, फिर सेकंड में महेंद्रगिरी, और 4th में पचमढ़ी है। लेकिन ये डिलीट हो गया, नहीं तो मेरे यहाँ पे पूरे के पूरे सही होते। तो डिलीट हो गया, मतलब इसका बेनिफिट सबको मिल गया, नहीं तो सिर्फ जिन्होंने सही किया था। और ये क्वेश्चन ऐसा था कि 50% या 40% ही सही करते, पर इसमें हमारी गलती नहीं है कि हमने सही किया और वो डिलीट कर दिया आयोग ने। सिर्फ एक क्वेश्चन से मैं आउट हुई हूँ 2024 में, अगर यही क्वेश्चन आयोग डिलीट नहीं करता तो मैं अंदर होती। पर कोई बात नहीं, शिकायतें नहीं करनी चाहिए ना, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इट्स ओके। उसके
बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी का है। देखते जाओ, ज्योग्राफी एक भी क्वेश्चन न्यूसेंस से आउट नहीं गया है, तो आप लोग बस एनालिसिस मेरे साथ बस करते जाओ, देखते जाओगे तो खुद ही समझ में आएगा कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं आधा ही करूँगी, बाकी हम नेक्स्ट, अगर आपकी डिमांड अच्छे से रही तो बाकी का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं कर दूँगी, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन है कि सही कूट की पहचान कीजिए। अब देखो इसमें ये है भाई, एक तरफ नदियाँ और एक तरफ उद्गम क्षेत्र है, ये भी मेरा सही है, देख सकते हैं यहाँ पे कावेरी नदियाँ, साबरमती, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोग क्वेश्चन पेपर लेके देखना या साइड में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फिर है भारत के कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहां से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। तो इसमें है आंसर फर्स्ट और थर्ड, झारखंड एंड ओडिशा। और ये सिर्फ आप अगर ल्यूसेंट का खनिज वाला बॉक्स पढ़ के जाते सही करके आते, ठीक है। फिर वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। फिर वर्ष 2000, ये 10 क्वेश्चन मेरे 10 के 10 लगातार सही, 11-12 भी दोनों और लगातार सही है। मतलब सोचो पहले 12, देखो पढ़ने, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है ना, फिर लास्ट की अगर सिर्फ आप प्रीलिम्स को 15 दिन भी आप दोगे तो आप इस लायक हो जाते हो कि रियल वाले पेपर में लगातार 10-10, 12-12 क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मेरे पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन सही थे, कंटिन्यूअस, आसान था चूंकि शुरू में। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया? सुधा मूर्ति। अब करंट अफेयर्स भी हमको पूरा पोथा पत्री लेके, मोटी मोटी बुक लेके करंट अफेयर्स का नहीं पढ़ना है, उसमें भी कुछ कंफर्म है कि आना ही आना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ मैंने ऐसी चीजें बताई थी और वो आई हुई हैं, वही उसी का पार्ट है, सुधा मूर्ति जिसे क्वेश्चन आया। फिर है मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी, मतलब कि कैनोइंग खिलाड़ी 2023 में अर्जुन पुरस्कार, मैंने बोला था अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड, विक्रम पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार जिनको मिला, कौन किससे संबंधित है, खिलाड़ी से संबंधित, ये सब आपको आना चाहिए। प्राची यादव, ठीक है। तो ये तुरंत 12 क्वेश्चन मेरे कंटिन्यूअस सही थे। उसके बाद ये है एक श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। अब उसमें मैंने सिर्फ 2 ही पढ़े थे कि ये एक तो मोटा अनाज को प्रोत्साहित करता है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यह योजना 2023-24 से 25-26 तक की अवधि के लिए ही है। मुझे लगा कि भाई अब योजना शुरू हो गई है तो पूरे अवधि के लिए होगा, और मैंने ये पर्टिकुलर फैक्ट पढ़ा भी नहीं था। हालांकि मैं खुद बोलती हूँ कि जब पेपर सॉल्व करो और आप कंफ्यूज हो तो आप ऑल एबव में लगा के आओ, तो आपके मोस्टली 90% चांसेस होते हैं वो सही होगा। इसमें भी यही था डी, लेकिन चूंकि मैं थर्ड फैक्ट कभी भी नहीं पढ़ी, किसी भी बुक में नहीं पढ़ी, कभी करंट अफेयर्स में कहीं भी नहीं पढ़ी, तो मुझे लगा कि थर्ड वाला जो फैक्ट है वो गलत होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ए फर्स्ट और सेकंड को लगा गई, तो मेरा ये 13 वाला जो है गलत था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्पीड ज्यादा होगी तो आप अपने आप से कम कर लेना। कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? ओम प्रकाश शर्मा, पद्मश्री अवार्ड से आया है ओम प्रकाश शर्मा जी को। लेटेस्ट करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था कि माच गायन शैली से संबंधित इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था ओम प्रकाश शर्मा जी को, ठीक है। 6 था क्वेश्चन आना है। मेंटरशिप में मैंने बार बार बोला था ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, कौन है? तो राधा कृष्ण राव। और मैंने बार बार बोला था कि अवार्ड्स जो अपने स्पेशली जो मध्य प्रदेश के हों या फिर अपने भारत के, उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी को पुरस्कार मिला है तो पढ़ के जाना, मेरा सही था। ये दोनों लगातार सही है, इवन ये चारों लगातार सही है, ठीक है, ये चारों इधर वाले। फिर 2024 में FIDE, ठीक है, FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं? तो यस, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हाँ भाई स्पोर्ट्स हटा है तो स्टैटिक स्पोर्ट्स हटा है, कि हमको ये नहीं पढ़ना है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना, या फिर वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सी शब्दावली कौन से गेम से रिलेटेड है, ये सब हट गया, स्टैटिक हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन करंट अफेयर्स का हमेशा MPPSC आयोग का करंट अफेयर्स में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन एटलीस्ट उनका फिक्स है कि स्पोर्ट्स सेक्शन से आना ही आना है, 3 से 4 क्वेश्चन। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन MP से आते हैं, MP के खिलाड़ियों से, और 1-2 क्वेश्चन इस पे भारतीय लेवल पे, ठीक है, मतलब कि अपने भारतीय स्तर पे, ठीक है। तो डी गुकेश था इसका आंसर। फिर लम्हेटा गाँव किस जिले में? नॉर्मल किसी भी MP GK को आप पढ़ते, इवन पुणेकर की जो बहुत पतली सी आती है वो भी पढ़ते तो सही करके आते, भोपाल। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से आखिर कितने क्वेश्चन है जो बहुत ही बेसिक बुक से, जो हमने बोलते हैं ना 65 से 70 का खेल होता है, बहुत आसान, तो वो बहुत आसान से आपको करना है। फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर किसको 2024 में भारत के लोकपाल, ये मैंने अपने मेंटरशिप में लिख के बोला था कि MP का कोई व्यक्ति, जैसे MP के उस टाइम पे 3 लोग थे जो भारतीय स्तर पे कुछ बने थे, उनकी नियुक्ति की गई थी। पहला थल सेनाध्यक्ष, दूसरा जल सेनाध्यक्ष और तीसरा लोकपाल। एक 3 में से एक ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन, बच्चे को पता था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अब आया थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में कौन विजयी रहा? मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी और मैं सिर्फ यहाँ पे तुक्का ही लगा के आई थी। मुझे लगा भारत और इंग्लैंड के बीच होगा तो इंग्लैंड ही जीता होगा, मैंने इंग्लैंड को लगाया, वो भी 3 और 2 से, तो मेरा तो गलत था, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था। इसको हम 2-3 पार्ट्स में कर लेंगे क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आपके अच्छे लाइक्स रहे और आपके अच्छे खासे कमेंट रहे कि यस सेकंड पार्ट एनालिसिस का चाहिए, तो ही मैं अगली वीडियो लाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन हुआ, सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो इंदौर था, ठीक है, इंदौर। मैंने क्या लगाया है, अच्छा ठीक, इसका मैंने आंसर उज्जैन लगाया था, इसका आंसर कुछ और था, गलत हो गया था, ठीक है। फिर रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? आप किसी भी आप साइंस की बुक ले लो, या फिर आप लूसेंट की साइंस पढ़ लो, या तो आप लूसेंट की ज्योग्राफी पढ़ लो, आपका सही हो जाता है उर्वरक उद्योग। फिर एक क्वेश्चन था 21-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का स्थान कौन सा था? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अनाजों में मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का स्थान कौन सा था? खाने में नहीं, खाते सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के लोग, भारत के लोग चावल, खाद्यान्न फसल चावल है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? उत्पादन में, तो उत्पादन में गेहूं प्रथम है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब भोपाल की स्थापना, भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? किसी भी बुक से पढ़ते, ये वाली बुक है, 1 मिनट, चाहे आप ये वाली बुक उठा के ले लो,
है ना, चाहे ये वाली बुक उठा के ले लो, और आई होप कि मेरे परीक्षा नाम तो नहीं पढ़ी पर उसमें भी होगी। बेसिक सा क्वेश्चन था ब्रिटेन की सहायता से। फिर जनगणना से आया है ना, तो इसमें मध्य प्रदेश की जनगणना से आया है, बेसिक सा था, इसका आंसर भोपाल है। फिर सिंचाई परियोजना, ये भी लूसेंट का, आप जब सिंचाई परियोजना वाला बॉक्स देखोगे सीधे सीधे यहाँ पे है कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है भाई, सरदार सरोवर परियोजना। चूंकि बाढ़ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश और एमपी की है, भांडेर परियोजना उत्तर प्रदेश एमपी की है, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश एमपी की है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, एक और किस राज्य की, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, और ये देखो सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। ये 4 राज्य दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये 4 राज्यों में ये मतलब जो परियोजना है थी, ठीक है। ये बॉक्स से आया है लूसेंट के। और इस बुक की हालत देख सकते हो कि मैं किस तरीके से मैंने लूसेंट को पढ़ा है, एक एक चीज़, ये जनगणना है, इधर ही पूरा बॉक्स है, एक एक चीज़, इवन मतलब बहुत ही अच्छे से लूसेंट को अगर आपने पढ़ लिया, जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, आपका लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। तो ये मैंने लूसेंट से ही पढ़ के सही किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा, एमपी लूसेंट की ज्योग्राफी पढ़ो, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। किससे होती है, तो मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है, बेसाल से। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है, ज्योग्राफी से लूसेंट पढ़ो, खत्म। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1973। अब मेरा तो सही था, मैंने इसको कहाँ से सही किया था कि जब मैं एमपी का टेस्ट लगाती हूँ कहीं से भी, जैसे कि मैंने क्या किया कि मैं 2020 से अभी तक का जो भी मैंने जितने भी टेस्ट लगाया, मेरे पास एक कॉपी रहती है ना, या फिर पेजेस रहते हैं, तो मैं हर बार उनको उन फैक्ट्स को रिवाइज करके जाती हूँ। जैसे जो मेरी टेस्ट सीरीज है उसमें 50 टेस्ट है, मतलब आप समझ लो कि, और कुछ क्वेश्चन के अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए जहां पे मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो 50 गुणे 100 कर लो, 5000 तो टेस्ट आपके यही हो गया, साथ में कुछ का एक्सप्लेनेशन, मतलब समझ लो आप 7000 के फैक्ट। अब उन 7000 में से मे भी 50% आपको आ रहा हो या फिर 60%, लेकिन कुछ भी कम से कम 1000 या 2000 भी फैक्ट आपको नए मिलेंगे, वो आपके नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा, जब मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रही होंगी कहीं से, तो मैंने पढ़ा हुआ था कि बांस का राष्ट्रीयकरण, तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण, है ना, तो ये सारे फैक्ट्स मैंने लिखे हुए थे। इस बार मैं क्या करूंगी कि इस बार आपको कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट करवाऊंगी अपने मेंटरशिप में, ठीक है। और टेस्ट सीरीज से बहुत सारे आपके क्वेश्चन तो ऐसे ही आने लगेंगे, ठीक है। तो आप मेरी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, और जल्दी करें क्योंकि ऑफर बहुत ही सीमित टाइम के लिए। फिर विंध्य स्कॉटलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, इसका आंसर होगा भांडेर, और मैंने लगाया भी था पहले, लेकिन मैं ज्यादा दिमाग लगा गई, और मैं फिर उसके बाद बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ ओडिशा साइड बढ़ गई, तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से गलत हो गया। बट अगर नॉर्मल सोचती तो भांडेर का पठार, देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टिक किया हुआ है, दिख रहा होगा, लेकिन मैंने बाद में फिर इसको लगा दिया, तो फिर गलत हो गया था। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी, सॉरी नहीं, ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी ही है ना, ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी है, सही था। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था, यहाँ पे भी मैं वही गलती करके आई कि यहाँ पे मैंने सभी उपयुक्त सभी, चूंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, तो मैंने बोला कि अगर मोस्टली लोग 90% तो लगाएंगे उपयुक्त सभी, और लगाए भी होंगे, बट इसका एक था आई थिंक द ट्यूरिंग टेस्ट करके इसका आंसर होगा ना, तो ये वाला मेरा गलत था। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ बेसिक था, आप किसी भी बुक से पढ़ते। ई गवर्नेंस के लिए अभी मैं जब बुक लिस्ट पे जब आऊंगी, जब भी वीडियो आएगी तो उस पर बताऊंगी, ठीक है। तो लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी एवं संसाधन, ठीक है। तो ई गवर्नेंस चूंकि हमारे सिलेबस में है ही, सिलेबस के एक पॉइंट्स अगर आपके सही हैं, बेसिक उसका कंप्लीट है, तो आपके 70 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, जो बचे 10 क्वेश्चन जहाँ से कट ऑफ क्लियर होता है वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। पर बेसिक तो स्टार्ट करिए, स्पेशली जिनका पहली बार क्लियर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, बस कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। फिर उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, लिंक्डइन। इवन आप जब फोन चलाते हैं तो बहुत टाइम क्या होता है, एडवर्टीजमेंट भी आता है लिंक्डइन का, ठीक है। तो आप ये पढ़े होगे, या फिर लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी पढ़ते होगे तो आप सही करके आते, या तो आप कोई भी बेसिक बुक पढ़ते, चाहे निर्माण की चाहे कभी पब्लिकेशन की, तो आप वहाँ से भी सही करके आते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है मशीन लर्निंग। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तभी वो बेसिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मशीन लर्निंग के बारे में हम हर बुक में पढ़ते हैं, बेसिक है, बिल्कुल भी डीप में क्वेश्चन नहीं आया है। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। मैं बोलती हूँ, और इवन मैंने अपने मेंटरशिप में एब्रीविएशन के क्वेश्चन, करंट अफेयर, सॉरी कंप्यूटर के या फिर यूनिट 9 के एब्रीविएशन के कुछ फोटोज क्लिक करके डाले हुए थे, मतलब W3C का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आपका सही हो जाता पहली बार। और मैं बोलती हूँ कि एब्रीविएशन से क्वेश्चन यूनिट 9 में 1 या 2 आता ही आता है, तो वहाँ से, ठीक है। बेसिक था, मेरा सही था। फिर उसके बाद MPEG का अर्थ क्या होता है, अब ये चूंकि मैंने पढ़ा तो था, बट मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। मूविंग पिक्चर इफेक्ट ग्रुप, ठीक है, इसका सही आंसर है। मैंने क्या लगाया था, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, कुछ ऐसे, मतलब जो भी लगाया था मेरा गलत था, ठीक है। तो और ये डिलीट भी हो गया था आई थिंक, है ना, कुछ ऐसी यहाँ पे दिक्कत हुई थी, मतलब कुल मिला के मेरा ये गलत है। फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है, कर्नल। इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा डीप, चूंकि मेरा सही है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको आसान या एवरेज बोल दूं, बट ये थोड़ा सा डीप है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है, कर्नल। अब इसको कैसे पढ़ें, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए क्या हम मोटी मोटी बुक लेके आए, या फिर उनके लिए क्या एक यूनिट के लिए 3 बुक लेके आए, नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमको बाहर नहीं करते हैं। ये मैंने सही तो किया है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन से बाहर गई ना, मैं एक क्वेश्चन से बाहर क्यों गई, जो आसान क्वेश्चन था उसकी वजह से बाहर हुई हूँ। दुर्गेश नंदिनी वाला भी आएगा, ऐसे मैं 3-4 क्वेश्चन गलत करके आई, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बट वो ओवर प्रेशर के चक्कर में, क्योंकि मेरा 1200 बच्चों का मेंटरशिप चल रहा था, 1200 बच्चों को मतलब गाइड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, पहला मेंटरशिप बैच था, तो मुझे एक प्रेशराइज, मतलब होता है ना कि दिमाग में एकदम प्रेशर आ गया कि जब यहाँ से बाहर जाऊंगी तो फिर कैसे लोगों को क्या जवाब दूंगी, कितने आए कितने नहीं, थोड़ा सा होता है दिमाग। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है, कर्नल। अब मैंने क्या सोच के सही किया, क्या लॉजिक लगा के सही किया, और बस ऑनेस्टी से बता रही हूँ, मैंने इसको कहीं से नहीं पढ़ा था, बट ये मेरा, मैं भी बोल सकती हूँ तुक्के से, या फिर कहीं पढ़ा हुआ हो, लॉजिकली कुछ ऐसा सोचा हुआ होगा
होगा, तो मैंने यहाँ पे करना लगा। मतलब जब होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कुछ फैक्ट बहुत पहले पढ़े हुए होते हैं और वो हमारे सामने आ जाता है, तो ऑप्शन अपने आप अंतरात्मा हमारी बोलती है कि यही सही होगा, और वो सही हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। फिर उसके बाद है हमला भ्रामक ईमेल, फिशिंग से क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, फिशिंग से था, वो सही था। कुरेंटली क्या है, ठीक है, कुरेंटली ये मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो कुरेंटली मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट लगाया था, बट ये इंटरनेट फोरम था, ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया था। यूनिट 9 से ये टफ थे, 2 क्वेश्चन में बोल सकती हूँ यूनिट 9 में थोड़े से इस बार डीप आए थे, एक कुरेंटली और एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग, ठीक है। तो अभी चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप देखते जाओ कि कितने नॉर्मल क्वेश्चन, अभी जब पूरा हो जाएगा ये पार्ट, तो मैं ये भी बताऊंगी कि अब आपको कैसे पढ़ना है, किस बुक लिस्ट से पढ़ना है, तो नवंबर में आपको क्या क्या टास्क करना है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि पूरा एनालिसिस अभी तक कितनी चीज़ें आपको समझ में आई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।